नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं, जहां हम उन मसाइल के हवाले से बात करते हैं जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आते हैं। वहीं हम अक्सर बेशतर उन मामलात के हवाले से भी बात करते हैं जिन मामलात का हल हमारी सरकार के पास होता है और जो सरकार की तरफ से हमें मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात मुयस्सर होती हैं, उनके हवाले से भी हम आपको बाखबर करा देते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 26 नवंबर को जो दिन मनाया जाता है वो है जो हमारा आईन है, आईन की बेदारी के हवाले से दिन। आप जानते हैं कि 75 साल मुकम्मल हुए आईन हिंद को, और आईन हिंद पिछले 75 साल से यहाँ पर लागू है। और आईन की खसूसियात किस तरह से है, उन खसूसियात से आप पूरी तरह से बाखबर है। अब जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस साल जिस वक्त अब 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मुल्क भर में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज भी आपको पता है कि आज भी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ सदर जमहूरिया की क़यादत में। और उसके साथ साथ अगर हम मुल्क में देखेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्कूलों में दफातर की तरफ से आईन हिंद की बेदारी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। मकसद यमन प्रोग्रामन हुंद योहै ज युस जन सान्य मुल्कुक आईन छ हज, तिकाज यम सात सनिस मुल्कस मज आईन ओस न तमि ब्रुहिम तस्वीर अस अख, मगर यम सात पत आईन बनेव पत बाज़ाबित पट आईन नाफिज सपुद तो यह तस्वीर यस मुल्क छ यह बने यह तीचा खूबसूरत ज पूर दुनियास मज आय सनिस मुल्कस तात सनिस आईनस पजीरई करना। चूंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता एक वेबसाइट भी डेडिकेट की गई है, constitution75.com। अत पे आव यह चीज वन कि प्रथ का शहरी युस जन सह हेकि पन ख्यालात, सह हेकि आईनस मुतलिक पन कह चीज, पन फोटो, पन वीडियो वगैरह सह हेकि सो रिकॉर्ड करित पत अपलोड करित। और मकसद यही है कि आईन से मुतलिक जो इंफॉर्मेशन है वो तमाम सिटीजन्स तक पहुंच जाए। यिथ कन जन दूरदर्शन न्यूज़ हमेशा कोशिश ये रोजान छ यिम जन सानन मतलब यिम जन समाजस मज लुक छ आज यिम तिमन मसल दरपेश आसान छ आज, यिथ कन तिमन तिमन मसलन हिंदिस हलस मुतलिक वनान छ आज, यिथे कनत छ अस अजिच यह कोशिश जो युस जन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनावन यवान छ आज, अत कड़ो अस पूर पट गेन, पूर पट वनो अस सोन यह कॉन्स्टिट्यूशन क्या छ आज, अस कम किस्मुक हक छ यवान दिन तो कित कन हेको अस पन जिंदगी खूबसूरत बनवित कॉन्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ पिलर यम जन छ तिमन पिलरन थप करित। आज के प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है जनाब गुल मोहम्मद वानी साहब। चूंकि गुल मोहम्मद वानी साहब के हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे, गुल मोहम्मद वानी साहब नामवर सियासी साइंसदान हैं जिसको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ाते हैं, खास महारत रखते हैं जनाब गुल मोहम्मद वानी साहब। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो में आने के लिए हमारी पहले खुशनसीबी और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, ये हैं सीनियर एडवोकेट और मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक, मुख्तलिफ कवानीन से मुतल्लिक इल्मियत रखते हैं। चाहे जिस तरह से हमने पास्ट में बात की, हमने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात की, या इसके साथ साथ जो बाकी कवानीन हैं उनके हवाले से हमने बात की, तो जो आरा हमें जनाब एडवोकेट साहब की तरफ से मिली उनकी पजीराई हुई और वाकई तौर समाज में फायदा हुआ। जनाब शेख उमर साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। थैंक यू। Cut it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। जनाब गुल मोहम्मद वानी साहब, चूंकि इफ्तिताही कलमात आपने सुने, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरी तरह से जानते हैं, आप इसका दर्स देते हैं, लेकिन आज के दिन के हवाले से जिस तरह से हमने कहा कि हमारे मुल्क की तरफ से किस तरह की तकारीब का इनेकाद किया गया, यहां अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहां इसकी अवेयरनेस के हवाले से जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता यहां पे एक प्रोग्राम भी आज मुनक्किद हुआ SKIC श्रीनगर में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक आम नागरिक को, एक शहरी को क्या प्रोवाइड करता है? जनाब गुल मोहम्मद वानी साहब। देखिए फयाज साहब, पहले मैं आपका और दूरदर्शन की जो पूरी टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया। रहा सवाल, आपने जो ये दो इश्यूज रेज किए यहाँ पर, एक ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, 26 नवंबर 26 नवंबर, इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ हिंदुस्तान में हमने ये देखा पूरे मुल्क में एक सेलिब्रेटरी इवेंट जो है ये बन गया। इससे पहले हमें ये जैसे अभी कहा गया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे ओकेजन्स थे जिनको पॉपुलर लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लेवल्स पर सेलिब्रेट किया जाता था। बिल्कुल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ ऑन दिस डे, ये बहुत देर तक ज़्यादा पब्लिक कॉन्शियसनेस में, पब्लिक डिस्कोर्स में रहा नहीं। लेकिन जब से ये रहा तब से ज़रूर इसका एक फ़ायदा यही होता है कि एक ऐसी कंट्री में जो इतनी काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी प्लूरल है और ज्योग्राफी लिहाज से भी काफ़ी बड़ा मुल्क है। मैं कल ही देख रहा था कि बिहार एक स्टेट है और ये बिहार तकरीबन जापान की पॉपुलेशन के बराबर है। यूपी एक ऐसी स्टेट है जो दुनिया में बहुत सारे स्टेट्स, नेशन स्टेट से बड़ी है। बिल्कुल सही। और बल्कि हमारे नेबरहुड में भी ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे यूपी उनसे भी बड़ी है। उनसे भी बड़ी है, एग्जैक्टली। और ये तो पूरी ये डाइवर्सिटी को लेके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग इसको पिकअप करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बहुत सारे ओकेजन्स में जो आम लोगों के ओकेजन्स थे, जो आम लोगों की जो प्रोटेस्ट्स भी थे, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताबें जो थी और प्रियम्बल पर्टिकुलरली वो पढ़ते थे, उसको रीड आउट करते थे वहाँ पर। तो उस लिहाज से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इस लिहाज से भी है कि 47 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी हुई, उससे पहले यही लोग जो थे हिंदुस्तान के लोग जी, ये सब्जेक्ट्स थे। बिल्कुल। दे वर नॉट सिटीजन्स। उनका भी, अंग्रेजों का भी अपना एक फ्रेमवर्क था, लीगल फ्रेमवर्क, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उस वक्त भी था। फॉर एग्जांपल 19 एक्ट ऑफ 1935 था जी, या उससे पहले भी एक्ट्स थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं थी, उनके पास भी थी। लेकिन ये है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ साथ जो सॉवरन पावर होता है हर एक कंट्री में, वो सॉवरन पावर ट्रांसफर हुआ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।
जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो सॉवरन पावर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये डॉक्यूमेंट बना, डिलिबरेट हुआ, उसके लिए एक खास एक प्रोसीजर था कि डिफरेंट कमिटीज थी। डिफरेंट कमिटीज में न सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था, बल्कि जो अपने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर एक्सपर्टीज रखते थे। डॉक्टर अम्बेडकर, बिल्कुल, डॉक्टर अलाडी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर अयंगर, बहुत सारे लोग जो जिनके पास स्पेसिफिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल नॉलेज थी पूरे दुनिया में, तो उनको भी उन डिफरेंट कमिटीज में रखा गया। और फिर एक एलॉबरेट प्रोसीजर एक था जो फॉलो हुआ, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट हुआ और अडॉप्ट हुआ। लेकिन ब्यूटी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की ये है, वो ये है कि ये रिफ्लेक्ट करता है वो सॉवरन पावर जी जो अंग्रेज कॉलोनियल स्टेट के पास था, कॉलोनियल रूलर्स के पास था, वो आ गया उन लोगों के पास जो नेटिव्स थे, जो नेटिव्स हैं। और दूसरी बात है कि जो वो लोग जो सब्जेक्ट्स थे कल तक जी, वो सिटीजन्स बन गए, और उन सिटीजन्स के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, जी, फर्स्ट आर्टिकल से लेकर लास्ट आर्टिकल तक, जिस तरीके से भी आप इनको पढ़ लेंगे और इंटरप्रेट कर लेंगे, हर जगह सिटीजन की बात, सिटीजन। बिल्कुल, ये सवाल हम लेके हम जाना चाहेंगे जनाब शेख उमर साहब। जिस तरह से अभी आपने जनाब गुल मोहम्मद वानी साहब को सुना, अब इन्होंने जिस तरह से हमें इसका पस मंजर बता दिया, और आखिर पे नटशल पे बात आ गई एक सिटीजन पे, और हमारा आज भी यही मकसद है कि सिटीजन को ही बाखबर किया जाए कि इसके हकूक क्या है। तो इस तरह इसको किस तरह से आप हमें समझाएंगे? देखिए, जैसे गुल मोहम्मद साहब ने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, एग्जिस्टेंस क्या थी, क्रिएट कैसे हुआ। अब जो इसका मकसद था, कॉन्स्टिट्यूशन का असली मकसद था कि, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे ज़बानें बहुत तरह मतलब बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, कल्चर्स डिफरेंट हैं, और यहाँ पे रिलीजन्स डिफरेंट है। बहुत मतलब दुनिया में ऑलमोस्ट जितने भी रिलीजन्स हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मिला के था बहुत सारी स्टेट्स का, उनका एक जोड़ बनाना था, और उनको मतलब एक जोड़ लाके अपने एक बांधना था एक दूसरे के साथ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कि ये कैसे बैलेंस किया जाए, एक स्टेट्स को एक यूनियन ऑफ इंडिया में कैसे लाया जाए। उसके हिसाब से फिर मतलब ये एक जरूरी है कि जिस आईन ने हमारी कंट्री इतने सारे स्टेट्स को बांध के रखा है, इतना बैलेंस करके, और अभी तक हम 75 मतलब अभी इसका मना रहे हैं, 75th दिस एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो अभी तक कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ कोई भी स्टेट्स के बीच में उतनी कोई, मतलब ये एक ऐसा रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है जो इनको मतलब सारी स्टेट्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो बड़ा कैसे बैलेंस किया गया था। तो ये हर एक शहरी को जानना जरूरी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ना कि ओनली एक ऐसे मतलब ऐसे लोगों को जिनकी अलग पहचान थी, जिनका कल्चर डिफरेंट है, जिनकी जुबान अलग थी, उनको बांध के रखा और उनके लिए इंडिविजुअल राइट्स इसमें डाले गए थे। क्या अगर कल जाके फॉर एग्जाम्पल 3 हिस्से हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, इन ये 3 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जिसमें सिटीजन की मतलब हर एक ज्यादा जोर दिया गया है राइट्स ऑफ सिटीजन के लिए। क्यों कैसे ये तीनों चीजें अगर आपस में इंबैलेंस हो जाए, इनमें कंफ्लिक्ट ऑफ पावर्स हो जाए, इसमें बीच में कोई सिटीजन मतलब जो इनके शहरी है इस कंट्री के वो पिसे ना जाए, इसके लिए जुडिशरी को रखा गया है। अगर जुडिशरी में देखा जाए इट्स द गार्जियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इतना नहीं है कि इसको कोई स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, बट जुडिशरी में है कि इट कैन रिव्यू द मतलब अगर भी कोई कानून बनता है और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो आईन हमारा है इसके कन्फ्लिक्ट में ये हो जाता है, तो जुडिशरी इज हैविंग द पावर्स कि वो ये नल एंड वाइड करते हैं, मतलब इसको सेटिसाइड करते हैं। जी, जिस तरह से अभी आपने बात की जनाब शेख उमर साहब, आपने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बात की, हम आपके पास और लौटेंगे। जनाब गुल मोहम्मद वानी साहब, जिस तरह से अभी आपने बता दिया इससे पहले, अभी आप ये बताइए कि आपने सिटीजन के हवाले से बात की, तो किस तरह के राइट्स मिलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के राइट्स देता है एक आम नागरिक को? देखिए, कुछ माइलस्टोन्स थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में।
ایک بڑی مائلسٹون یہ تھی کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن جو جواہر لال نہرو نے موو کیا جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا بزنس شروع ہوا. اگر آپ اس آبجیکٹیوز ریزولوشن کو دیکھیں گے اور پھر پریمبل ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ تقریباً وہ آبجیکٹیوز ریزولوشن ایک بیسس بنتا ہے کہ کس قسم کا کانسٹیٹیوشن، کہ جو کانسٹیٹیوشن ہم ہندوستان کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جی اس کانسٹیٹیوشن کی آئیڈینٹی کیا ہوگی، بالکل اس کانسٹیٹیوشن کا نیچر اور کریکٹر کیا ہوگا. پہلے تو یہی ہے کہ یہ پہلی بار ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کی لینگویج، کانسٹیٹیوشن کا پریمبل شروع ہو جاتا ہے وی دی پیپل آف انڈیا. بالکل یہ جو ہے وی دی پیپل آف انڈیا، یہ تب سے آپ ایکٹ آف 1935 یا کوئی بھی جو کولونیل اسٹیٹ کے ایکٹس تھے، nobody would expect it کہ وی دی پیپل آف انڈیا اس میں یہ لینگویج اس میں آئے گی، یہ فریزیولوجی اس میں آئے گی. تو یہ شروع ہوا اس سے، اور پھر پورا پریامبل دیکھنے کے بعد یا آبجیکٹو، اس سے پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن، اس میں پولیٹیکل جسٹس، اکنامک جسٹس، سوشل جسٹس، فریٹرنیٹی، ڈگنیٹی آف دا انڈیویجول، یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دا نیشن، یعنی کہ انڈیویجول اور نیشن اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا اسٹیٹ جس لیے بن گئی، کیونکہ ٹرانسفر آف پاور اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بننے کے ساتھ ہی وی شوڈ ناٹ لوز سائٹ آف دا فیکٹ کہ سم تھنگ واز بورن. اور وہ کیا ہوا؟ اے نیو نیشن واز بورن، اے نیو اسٹیٹ ایمرجڈ، اے نیو ٹیمپوریلٹی آف پاور. اور چونکہ یہ ٹیمپوریلٹی آف پاور جو تھی، اس پر بھی جواہر لال نہرو نے کافی وہ ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ڈسکشن ہوا کہ اب یہ پاور کا یہ انسٹرومنٹ ہے جو ہندوستان کے لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز یا اسٹیٹ جو تھی، اسٹیٹ کے ڈومین میں آ گیا، اس کو استعمال کیا جائے گا، گورنمنٹ مشنری کو استعمال کیا جائے گا، کانسٹیٹیوشن کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، ڈفرینٹ اسٹرکچرز، ان کو یوز کیا جائے گا ٹو بیلنس ٹو تھنگس. ون، ٹو پروموٹ دا لائف آف دا پیپل، کمیونٹیز، their dignity, their opportunity, their welfare, but at the same time conscious of the fact that unity and integrity of the nation is also something which also is to be safeguarded. دیکھیے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر جو پارٹ 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں بھی جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس اور کچھ انڈیویجول رائٹس ہے، کچھ کمیونٹی رائٹس ہے، گروپ رائٹس ہے، ان کو ہم پڑھ لیں گے تو ہر جگہ ایٹ دا اینڈ یو ول فائنڈ کہ یونٹی اور سیکورٹی آف دا اسٹیٹ جو ہے یہ 75 ایئرس میں ایک لگاتار ایک رننگ تھیم رہی ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو جو فرسٹ امینڈمنٹ ہوئی اور وہ جواہر لال نہرو کے ٹائم میں ہوئی، اس امینڈمنٹ پر کچھ بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں. ایک دہلی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر اپیندر بخشی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو آج کا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، دس از دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن، یہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے نہیں، اتنا بدل گیا فرسٹ امینڈمنٹ سے. بلکہ ایک تھیسس سبمٹ ہوئی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے کیمبرج یونیورسٹی میں، ایک انڈین ایک اکیڈمک ہے جو وہاں پر، تو انہوں نے فرسٹ امینڈمنٹ پر جو کام کیا اس میں انہوں نے یہ پروو کیا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تھا انڈیویجول لبرٹیز کے حوالے سے، انڈیویجول فریڈمز کے لحاظ سے، پھر اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہے کیونکہ اسٹیٹ کا ڈومین ہے، اسٹیٹ کے مسائل ہے، اور بھی بہت سارے چیزوں کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ از ویری سگنیفیکنٹ از کہ یہ جو آپ نے کوشچن ریز کیا، اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے یہ انڈیویجول کی جو سٹیزن شپ انٹائٹلمنٹ ہے اور کلیم ہے، اس کلیم کو سٹرنگتھن کرنے کے لیے، جس طرح سے آپ نے کلیم کی بات کی جہاں عمر صاحب، چونکہ آپ ایز این ایڈوکیٹ یہ بتائیے فنڈامنٹل رائٹ کی کلیم اکثر و بیشتر آپ کے پاس ہی آ جاتی ہے، تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے فنڈامنٹل رائٹس جب کسی سٹیزن کی وائلیٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے پروٹیکٹ کی ہے، تو اس میں سے ایک پروویژن بھی ہے، ایک آرٹیکل بھی ہے کہ دیٹ وی کین، اگر کسی انڈیویجول کی فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, जैसे हाई कोर्ट है, ही कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट. अदरवाइज हाई कोर्ट को माना जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या मतलब कोर्ट ऑफ अपील. जैसे डिस्ट्रिक्ट जैसे कोई केस ये खारिज हुआ है तो देन फर्स्ट अगर कोई भी सिविल मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई झगड़ा होता है तो देन ही हैज टू अप्रोच टू द सिविल कोर्ट, जो कि सबसे लोवेस्ट कोर्ट माना जाता है स्टेट का. लेकिन अगर किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाती है, और फंडामेंटल राइट कौन करता है? कोई गवर्नमेंट मतलब जो उस टाइम पे इन एग्जिस्टेंस है या कोई डिपार्टमेंट जिसमें वो काम कर रहा है वो वायलेट करती है, तो ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज हाई कोर्ट, या वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल की. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि राइट इक्वालिटी है, राइट इक्वालिटी एक इंडिविजुअल को देता है कि अगर किसी को कुछ मतलब हर किसी, ये आईन ही बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो कौन सी भाषा बोलता है, कौन सी रिलीजियस फॉलो करता है, या मतलब कौन से यहाँ पे रह रहा है, बट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. या किसी के पास उतनी आमदनी नहीं है या किसी के पास आमदनी बहुत ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, मतलब अगर स्टेट के सामने दे आर इक्वल्स. तो इक्वालिटी के लिए अगर उसकी इक्वालिटी उसको लगता है कि वायलेट हो रही है, ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट. अगर हम डिपार्टमेंट की बात ही ले लेते हैं, अगर दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट में एक मुलाजिम है, एक ही केडर में है, उसको एक तनख्वाह मिल रही है, और दूसरे इसमें डिपार्टमेंट में भी है, उसी केडर में उसी जगह पे लेकिन वहां तनख्वाह बराबर नहीं, लेकिन वहां तनख्वाह बराबर नहीं है, तो ही कैन कम टू द हाई कोर्ट, डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट. देखिए डिपार्टमेंट एक ही है, काम एक ही है, मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग है बट काम एक ही है, और मैं भी उसी पे, इसको तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, मुझे तनख्वाह कम मिल रही है. तो हाई कोर्ट इज हैविंग द पावर्स कि वो इनके बीच में जब राइट इक्वालिटी है, वहां पर राइट टू इक्वल वर्क है, तो फिर इसको राइट टू इक्वल हैविंग द वेजेस ऑल्सो इसको दी जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की राइट टू लाइफ मतलब ऐसे डिग्निटी उसकी वायलेट हो रही है कहीं पे, उसके साथ मतलब गवर्नमेंट, अगर आप पुराने जमाने में चले जाएं, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या वो तानाशाही जब राजा हुआ करते थे, देन यू आर नॉट हैविंग अ लिबर्टी टू से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. मतलब अभी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपने गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, आप बोल सकते हैं, आप पब्लिक में बोल सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, बट तरीका है एक तरीके से, बट वो पहले नहीं हुआ करता था. अगर पहले जमाने में आप बादशाह के खिलाफ कुछ बोला करते थे तो आपको डायरेक्टली फांसी, या आपको क्या जिस तरह से डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से आते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, एग्जैक्टली जिस तरह से अभी जनाब प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब, जिस तरह से अभी इन्होंने बता दिया ये चीज कि अभी इन्होंने इक्वालिटी की बात की, हम चाहेंगे आपकी तरफ से थोड़ा सा वजाहतन हम सुनेंगे कि इसके बगैर और कौन कौन से राइट्स है जिनका डायरेक्टली वास्ता इस है, तो सभी का वास्ता एक आम नागरिक से, लेकिन जो इस वक्त की जरूरत जो है, तो कौन से राइट्स को आप ज्यादातर यहां पे कहना चाहेंगे? कोई भी राइट जो है, मतलब कोई भी राइट जहाँ से फंडामेंटल राइट्स जितने भी है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू एजुकेशनल कल्चरल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जहाँ उमर साहब ने छोड़ा कि आर्टिकल 32, बल्कि एक बार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा गया है कि इतना बड़ा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, और इस लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें कहा जाता था 395 आर्टिकल्स, अमेंडमेंट ज़्यादा थी नहीं, 395 आर्टिकल्स. डॉक्टर अम्बेडकर से कहा गया कि आउट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स आपको कौन सा आर्टिकल सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या बात है, या जिसको आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं? उन्होंने कहा कि इट इज़ आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर आपको, जैसे उन्होंने भी कहा कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, then there is immediate redressal. Unfortunately last time जब जस्टिस बोबडे शायद थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस वक्त कुछ टेंडेंसीज थी कि सिटीजन्स को ज़्यादा एनकरेज, या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को या डिफरेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को ज़्यादा एनकरेज नहीं करते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए ऑन दिस प्रेमाइस कि 32 को हम इन्वोक करना चाहते हैं क्योंकि somebody's rights have been violated, या किसी कम्युनिटी के राइट्स वायलेट हो जाते हैं. वो दैट अपार्ट, बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि A to Z जितने भी ये राइट्स हैं, क्योंकि इनके बगैर, बल्कि इन राइट्स को हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स और डिफरेंट रूलिंग्स जो है, कहीं ना कहीं ये पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम मानते थे कि ये मेयरली डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्शंस हैं टू गवर्नमेंट्स,
कि पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में वो इनको कंसिडर करे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन हुआ कि जो चीजें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखी वो भी एनफोर्सेबल बन गई, वो भी बड़ी उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ गई बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जी, राइट टू लाइफ एक जमाने में हमने कोर्ट्स ने भी इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि जैसे ये कोई एनिमल की लाइफ है, जो आम आदमी की जिंदगी या आम क्या किसी भी सिटीजन की जिंदगी है, इट इज मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ दिल्ली में एक बार जब जस्टिस कुलदीप सिंह थे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये फैक्ट्रीज वगैरह, दिल्ली का पोल्यूशन बिकॉज ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन, उस वक्त ये वाला पोल्यूशन उस वक्त था नहीं जो आज है, तो ही केम टू बी कॉल्ड एज द ग्रीन जज। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि भाई एक कौन सा राइट टू लाइफ है जब पोल्यूशन की वजह से और पोल्यूटेड वाटर की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। बिल्कुल सही। ऐसे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि राइट टू लाइफ ये है कि इट मीन्स फ्रेश एयर, इट मीन्स एजुकेशन, इट मीन्स न्यूट्रिशियस फूड, इट मीन्स अदर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट टू लाइफ। प्रॉब्लम कैसे किस आम शहरी है। लेकिन हमने जब हम अब आप केयरफुली पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखेंगे, बहुत अच्छी इकोनॉमिक और सोशल जिनमें कंटेंट है वो राइट, वो चीजें वहां 4th पार्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन जजेस और जुडिशरी ने इस तरह से फंडामेंटल राइट्स को आगे लिया, इनकी इंटरप्रिटेशन, इनकी एडजुडिकेशन, जिसमें इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इनमें आ गए सो दैट कि ये राइट ज्यादा मजबूत बने। लेकिन एक बात जहां मैं खत्म करना चाहता हूं ये है कि कोई चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, मामला सिर्फ वो नहीं होता है कि सिर्फ ऑन दैट बेसिस के लोगों के मसाइल हल होंगे, ग्रुप्स के मसाइल, कम्युनिटीज के मसाइल, इंडिविजुअल जो सिटीजन है उसके मसले जो है, जो राइट्स के लिहाज से उसके डिफरेंट राइट्स है, एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू अपॉर्चुनिटी है, अदर थिंग्स, बल्कि एक स्ट्रक्चर जो बनता है फंडामेंटल राइट्स को लेके वो एक डेमोक्रेसी। 4 पिलर्स की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी क्या 4 पिलर्स है? थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास वक्त का, हम आखिरी रिएक्शन आपसे चाहेंगे, फिर आपसे ये बताइए आप। जो पिलर्स बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर जो बनता है वो डेमोक्रेटिक एडिफिस का है, दैट इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ दिस पार्ट 3। जी, अगर पार्ट 3 को आप किसी भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देंगे, किसी भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल ऑफ राइट्स को निकालेंगे, तो फिर वहां रहा क्या? कुछ नहीं। इट कैन बी एन ऑटोक्रेसी, इट कैन बी एनीथिंग। अब ये देखना है कि जब आप डेमोक्रेसी को सिक्रूटनाइज करते हैं, असेस करते हैं किसी भी कंट्री में, एनीवेयर, आप ये देखते हैं कि भाई इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो व्हाट डज इट प्रोवाइड, व्हाट डज इट एनवेसो। और मुख्तसरन मैसेज लास्ट में हमारे और पास, फिर रियली थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या फर्क है। जी। तो जनाब शेख उमर साहब, आपका किस तरह का आखिरी मैसेज रहेगा आज के इस प्रोग्राम में? मेरा आखिरी मैसेज रहेगा इंडिविजुअल्स को, हर सिटीजन ऑफ इंडिया को, टू नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक इतने बड़े देश को चला रही है, देश को बांध के रखी हुई है। तो इसमें सब कुछ दिया गया है। अगर आप देखेंगे इसमें दिया गया है कि हाउ द कंट्री वर्क्स, जो हमारा मुल्क है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, किस तरह से जा रहा है, और इसमें ऐसे ये कौन सी चीज है जो उसको बांधे जा रही है। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी राइट्स दी गई है, इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने राइट्स को जाने। अगर आपकी राइट्स वायलेट हो जाती हैं, आप कहीं पे भी अपनी राइट्स को के लिए कोर्ट चले जा सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। मुख्तसरन एक लाइन में आपका मैसेज, हम वाइंड अप करेंगे। मैं एक ही मैसेज, सर आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने सैलोन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसको आप श्रीलंका कहते थे, उन्होंने अपने जमाने में उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही कि लेंथी है, केज्ड इन हिस्ट्री है, एटस्ट्रा बहुत सारी चीजें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर से ये है कि श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन जो जेनिंग्स ने बनाया, सैलोन का, वो सिर्फ 17 साल चला। लेकिन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी आज तक सीरियसली, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आइडियोलॉजी है इसको चेंज करने की कभी किसी ने कोई मतलब वो बात न कही सीरियसली, और न ये कि इसके लिए कोई टेकर है
یہ ہے فیکٹ کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ون آف دی بیوٹیفل کانسٹیٹیوشنز آف دی ورلڈ. یہی تو مثال ہے کہ بس ہمارا فیاض صاحب، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل خوبصورت ہے. ایک لائن کیونکہ ہمارا وقت ایک لائن، صرف ایک لائن. میں صرف اتنے اپنے مطلب جو بھی ناگرک ہے، جو بھی شہری ہے اس ملک کے، ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو آپ کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس ٹائم پہ جو پرائم منسٹر تھے یونائٹڈ کنگڈم کے، مسٹر ونسٹن چرچل، ہی واز دا پرسن ہو سیڈ دیٹ انڈیا وونٹ سروائیو. کیوں انہوں نے بولا تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھی کہ یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے، یہاں پہ لوگ ہر طرح کے ہیں. لیکن اس کانسٹیٹیوشن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہندوستان کو جوڑ کے رکھا اور آگے بڑھ رہی ہے. جناب شیخ عمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا وقت دے دیا. پروفیسر گل محمد وانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں دل نہیں کرتا تھا آپ کو کاٹے، لیکن کیا کریں، وقت کی مجبوری ہے. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع لے کر. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ ناصر.